गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो और कैसा चल रहा है आपका रिवीजन। तो अभी तक हम लोग कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमने कंप्लीट किया था प्लांट किंगडम के बाद में हमने पढ़ा था सेल, और उसके बाद हमने कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया, तो वो किया हमने एनिमल किंगडम। और रिवीजन की इस सीरीज़ में आज हमने एक नया चैप्टर, और अच्छा हाँ, साथ में हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है जो क्लास 12th का था। आज हम क्लास 11th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपने हर बार नीट के एग्ज़ाम में देखे, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हमारा जो चैप्टर है वो है फोटोसिंथेसिस। जैसा कि बचपन से हम एक डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमारी क्लास 11th की बुक में दिया है कि जो फोटोसिंथेसिस है, वो जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, तो वो होती है फिजियोकेमिकल प्रोसेस। अब इस फिजियोकेमिकल प्रोसेस में प्लांट क्या करते हैं, तो जो प्लांट लाइट एनर्जी है, मतलब लाइट एनर्जी यानी सन की एनर्जी, इसको हम सोलार एनर्जी कहते हैं, उसको सिंथेसाइज करके यानी उसका यूज़ करके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रोसेस है जिसको हम फिजियोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं, जिसमें लाइट एनर्जी मतलब सोलार एनर्जी को किस में चेंज किया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज किया जाता है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। और ये जो है ये बेसिक लाइफ है हमारे अर्थ पर, क्योंकि प्लांट्स के बिना कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि फूड की नीड सबको होती है। और इस फूड और एनर्जी के लिए हम किस पे डिपेंड करते हैं, तो प्लांट्स पे। तो अल्टीमेटली एक एनसीईआरटी की लाइन है, अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म्स डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी। किसी न किसी तरीके से हम सन की एनर्जी पर डिपेंड करते हैं, वो चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। यदि हम प्लांट की बात करते हैं तो वो डायरेक्ट सन एनर्जी पे डिपेंड करते हैं, और यदि हम अपनी बात करते हैं और अदर ऑर्गेनिज्म की, तो ये इनडायरेक्ट जो है सोलार एनर्जी पे डिपेंड करते हैं। अब जो फोटोसिंथेसिस है, इसमें होता क्या है, तो फोटोसिंथेसिस प्राइमरी सोर्स है फूड का, जिसमें हम ऑक्सीजन, जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, कहाँ पर, तो एटमॉस्फेयर में। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किस ऑर्गेनेल में होती है, कैसे होती है, हम ये बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने इसके बारे में ये पढ़ा था कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमने देखे थे। तो हम देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट कौन से थे। इसमें हम सबसे फर्स्ट वाला जो एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं वो कौन सा था, तो वो था वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि वेरीगेटेड का मतलब क्या होता है। तो वेरीगेटेड का मतलब होता है जब कोई लीफ होती है या कोई भी चीज़ हो तो उसको हम पार्शली कवर कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर भी क्या किया है, लीफ को कवर्ड कर दिया है, किससे, ब्लैक पेपर से। मतलब एक लीफ को हमने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, और उसका जो हाफ पार्ट है उसको किस में, कहाँ पर रख दिया, सनलाइट में। तो एक ब्लैक पेपर से कवर है और एक सनलाइट की तरफ है। अब हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। तो जब हमने टेस्ट किया तो हमने देखा कि जो लीव्स है उसमें स्टार्च का सिंथेसिस हुआ। अब जो स्टार्च का सिंथेसिस हुआ वो कहाँ पर हुआ, तो उस पार्ट में हुआ जो कहाँ पर थी, जो लीव्स का जो पार्ट लाइट में प्रेजेंट था वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुई और वहीं पर स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ। इट मीन्स कि लाइट की प्रेजेंस में ही स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, और जो लीफ कवर थी ब्लैक कलर से वहाँ पर स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होता। तो ये हमारा था वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। इसके बाद में हम देखते हैं हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट भी कुछ थोड़ा सा इसी से मिलता जुलता था। इसमें हमने क्या किया था, का जो एक लीफ का जो एक पार्ट था यानी जो हाफ पार्ट था उसको हमने KOH में डीप कर दिया था, और जिसका हाफ वाला पार्ट था उसको हमने एयर में एक्सपोज कर दिया था। एक लीफ का हाफ वाला पार्ट किस में डाल दिया, KOH में, और जो हाफ पार्ट है उसको कहाँ डाल दिया, एयर में। अब हमने इस सेटअप को कुछ टाइम के लिए लाइट के अंदर छोड़ दिया, और उसके बाद हमने देखा कि जो टेस्ट द लीफ और टू प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, तो हमने स्टार्च के प्रेजेंस को हमने यहाँ पर देखा, और देखा कि जो एक्सपोर्ट वाला पार्ट था, मतलब जो एयर की तरफ जो पार्ट था, वहाँ पर क्या हुआ,
शो पॉजिटिव स्टार्च, वहाँ पर स्टार्च हमें दिखाई दिया। और जो पोर्शन जो ट्यूब के अंदर था, यानी जो टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने KOH के अंदर रखा हुआ था, वो निगेटिव था, मतलब वहाँ पर स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। तो इसने ये प्रूव किया कि CO2 इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो पहला वाला हमें क्या एक्सप्लेन करता है? पहला वाला हमें ये एक्सप्लेन करता है कि जो ग्रीन पार्ट होता है, जो लाइट के प्रेजेंस में होता है, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है। और हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट हमें यहाँ पर ये बताता है कि जो फूड का सिंथेसिस हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में हो रहा है। इसके बाद में अर्लियर जो एक्सपेरिमेंट थे, उस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो दिया था जोसेफ प्रिस्टले ने। जोसेफ प्रिस्टले ने में कब दिया था? तो ये 1770 में दिया था। और इन्होंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बताया था कि जो प्लांट ग्रोथ कर रहे हैं, तो प्लांट के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट क्या होती है? एयर। उस समय उन्हें जो ऑक्सीजन है उसके बारे में नहीं पता था। ऑक्सीजन को डिस्कवर उन्होंने बाद में किया। पहले उनको ये पता था कि फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट जो छोड़ रहे, बाहर निकाल रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो यूज़ कर रहे हैं वो एयर है, बस इतनी बात उन्हें पता थी। लेकिन 1774 में उन्होंने ये जो एयर है उसको ये बताया कि जो एयर निकलती है वो क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। अब इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। और इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने क्या क्या लिया था? तो सबसे पहले उन्हें एक बेल जार लिया था। इस बेल जार के अंदर उन्होंने किसको रखा? जलती हुई कैंडल को रखा और एक माउस को रखा। ये कुछ इस तरीके से बना हुआ बेल जार था। इस बेल जार के अंदर कैंडल थी और कैंडल के साथ साथ में एक माउस था। तो जैसा ही उन्होंने देखा कि जब हमने कैंडल को रखा तो जो कैंडल जल रही थी वो एकदम से बुझ गई, है ना, और दूसरा जो माउस था वो सफोकेट हो गया और सफोकेशन की वजह से वो वहाँ पर मर गया। तो उन्हें ये समझ में आया कुछ तो यहाँ पर ऐसी चीज़ थी, कुछ किसी न किसी ऐसी चीज़ की यहाँ पर कमी थी जिसकी वजह से माउस को सफोकेशन हुआ और कैंडल जो है उसने जलना बंद कर दिया। थोड़े दिन बाद उन्होंने क्या किया? यही वाला जो एक्सपेरिमेंट था इसको रिपीट किया। और रिपीट करते समय उन्होंने क्या किया कि जो बेल जार था उस बेल जार के अंदर उन्होंने एक पौधा रख दिया। और पौधा कौन सा रखा? तो एक रखा मिंट प्लांट, पुदीना का जो पौधा होता है उसको रख दिया। और पुदीने के पौधे को रखने के बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो माउस है वो तो बिल्कुल जिंदा था और कैंडल जो है वो कंटिन्यूस बर्न हो रही थी। इससे उनको ये कंक्लूजन ये निकला कि भाई चूहे को जिंदा रहने के लिए और कैंडल को जलने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, और वो कोई चीज़ क्या है? एयर है। और फिर बाद में इन्होंने 1774 में इस एयर को क्या नाम दिया? ऑक्सीजन। तो उन्होंने ये बताया कि किसी भी एनिमल यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और कैंडल को जलने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और ये कहाँ से मिलती है? तो ये हमें प्लांट से मिलती है और प्लांट फोटोसिंथेसिस में इसको रिमूव करते हैं, जिसका यूज़ हम करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जो किसने दिया था? जोसेफ प्रिस्टले ने। और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में किस किस चीज़ का यूज़ किया था? तो एक बेल जार लिया था, एक माउस लिया था, एक मिंट प्लांट लिया था और कैंडल ली थी। अब इसी के सिमिलर एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा इसमें चेंज किया था। जो एक्सपेरिमेंट था वो किया था जॉन इंजनहाउस ने। और जॉन इंजनहाउस ने जो 1730 से 1799 के बीच में एक्सपेरिमेंट किया, उसमें उन्होंने ये किया कि एक प्लांट जो था उसको डार्कनेस में रख दिया और दूसरा वाला जो था उसको सनलाइट में रख दिया। अब जो सनलाइट में रखा हुआ था, है ना, जैसे कि उन्होंने क्या किया था? बर्निंग कैंडल और एनिमल के साथ में किया था। प्लांट उन्होंने कौन सा लिया था? एक्वेटिक प्लांट लिया था। तो एक्वेटिक प्लांट होने के कारण जो प्लांट सनलाइट में था उसके आसपास में उन्हें कुछ बबल्स निकलते हुए दिखाई दिए, और जो सनलाइट में नहीं था उसके आसपास उन्हें कोई भी बबल्स निकालते हुए दिखाई नहीं दिए। तो उन्होंने ये निकाला, कंक्लूजन इनका ये था कि
जब भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उनसे बुलबुले के फॉर्म में गैस रिलीज होती है, और वो गैस कौन सी थी? तो वो थी हमारी ऑक्सीजन। और ये केवल किस साइड से निकलती है? तो केवल और केवल ग्रीन पार्ट से निकलती है। इट मीन्स कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो कहाँ पर हो रही है? तो वो ग्रीन पार्ट में हो रही है। तो ये हमारा किसका एक्सपेरिमेंट था? जॉन इंजनहाउस का, जिसमें उन्होंने क्या किया था? एक प्लांट लिया था, और प्लांट कैसा था? तो एक्वेटिक प्लांट था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो था जूलियस वॉन स्लेज का। और जूलियस वॉन स्लेज ने हमें ये बताया था कि जो ग्रीन प्लांट का जो ग्रीन पार्ट है वो हमें जो प्रोड्यूस करके देता है वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करके देता है, जो प्लांट के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। अब ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, ये हमें तो ये तो पता है कि ग्रीन पार्ट मतलब ग्रीन स्टेम में भी होती है और लीव्स में भी होती है, बट ये जो है ये किसके प्रेजेंस में होती है? तो ये होती है क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। और ये जो क्लोरोफिल है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो वो होता है क्लोरोप्लास्ट में। तो अब याद रखना है कि जूलियस वॉन स्लेज का जो एक्सपेरिमेंट था वो हमें ये प्रूफ करता है कि प्लांट का जो ग्रीन पार्ट है जहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो क्लोरोप्लास्ट में होता है, वो हमें क्या बना कर देता है? तो ग्लूकोज बना कर देता है। और ये जो ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये देखो यहाँ पर एक लाइन एनसीईआरटी की लिखी हुई है, क्या है? कि ग्लूकोज इज मेड इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट हमारा जो एक्सपेरिमेंट था वो था T.W. एंजलमैन का। ये T.W. एंजलमैन ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो जो चीज़ें यूज़ की थी, इसको इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने एक प्रिज्म लिया था, उसके बाद में उन्होंने एक ग्रीन एल्गा लिया था, और ग्रीन एल्गा जो था वो कौन सा था? तो वो क्लेडोफोरा था। उसके बाद में उन्होंने एक एरोबिक बैक्टीरिया लिया। फिर से हम रिवाइज करेंगे क्या क्या लिया था। एक प्रिज्म था, एक उन्होंने ग्रीन एल्गा लिया था जो क्लेडोफोरा था, और एक एरोबिक बैक्टीरिया लिया था। अब उन्होंने देखो अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये देखा, सबसे पहले तो प्रिज्म के ऊपर उन्होंने लाइट डाली। जैसे ही उन्होंने प्रिज्म के ऊपर लाइट डाली तो 7 कलर में वो फैल गई। 7 कलर में फैलने के बाद उन्होंने देखा कि जो रेड और ब्लू कलर का पार्ट है वहाँ पर जाकर सारे के सारे जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो इकट्ठा हो गए। इट मीन्स, क्योंकि हमें ये पता है कि जो फोटोसिंथेसिस की हाई रेट होती है वो रेड और ब्लू कलर में होती है, तो तब उन्हें ये पता चला कि जो रेड और ब्लू कलर का लाइट होता है जो सन से आती है, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर होती है हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, क्योंकि वहाँ पर निकलती है ऑक्सीजन, और इसीलिए एरोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो वो उस जगह जाकर इकट्ठा हो जाते। सबसे पहले इन्होंने ही एक चीज़ डिस्कवर की थी जिसको हम क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा था कि जो एक्शन स्पेक्ट्रम होता है फोटोसिंथेसिस का, तो जो एक्शन स्पेक्ट्रम है वो किसने दिया था? वो कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? तो वो हमारे दिया था T.W. एंजलमैन ने। और देखो एक एनसीईआरटी की लाइन, ही ऑब्जर्व दैट द बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड मतलब जमा होना, मेनली इन द रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट ऑफ द स्प्लिट स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम के ब्लू और रेड लाइट में ये बैक्टीरिया जाकर जमा हो जाते हैं। तो कंक्लूजन ये निकला कि जो रेड और ब्लू कलर की लाइट सन से आती है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो फास्ट होती है। और इन्होंने अपने एक्शन स्पेक्ट्रम में बताया, और जो एक्शन स्पेक्ट्रम था वो किसके लिए था? तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के लिए था। फिर इन्होंने एक चीज़ और डिस्कवर की, और वो क्या थी? कि जो लाइट एनर्जी है उसमें हम किसका यूज़ करके? CO2 और वाटर का यूज़ करके क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट को डिस्कवर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जिसका यूज़ हम किसके फॉर्म में करते हैं? एनर्जी के फॉर्म में करते हैं। और इसी के लिए उन्होंने एक इक्वेशन दी थी जिसमें उन्होंने दिया था कि
SO2 प्लस H2O, लाइट यहाँ पर प्रेजेंट है, क्लोरोफिल भी है और एक कंपाउंड बन रहा है जो बन रहा है CH2O प्लस O2। तो यहाँ जो CH2O है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है यानी ग्लूकोज है और ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो रही है। इसके बाद में हमारे जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे वो कौन थे, तो वो थे वॉन लील। और वॉन लील ने क्या बनाया था, हमें उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, तो उन्होंने सबसे पहले तो ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे और इन्होंने पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया का अपने इसमें यूज़ किया था। कौन से बैक्टीरिया का, ग्रीन और पर्पल बैक्टीरिया जो थे उसका यूज़ किया था। और उन्होंने देखा कि जो लाइट डिपेंड करती है वो किस पे करती है, तो ये ऑक्सीडेबल कंपाउंड रिड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। उन्होंने बताया कि जब सनलाइट पड़ती है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ही हमें क्या बना कर देती है, कार्बोहाइड्रेट बना कर देती है। और साथ साथ में जो H2 है यहाँ से रिलीज होती है और ये जो H2 है ये ही क्या होते हैं, डोनर होते हैं जो ऑक्सीडाइज करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। फिर एक उन्होंने ये बात बताई कि हमें पता है कि बैक्टीरिया, तो हम यदि बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया जो है वो H2O का यूज़ नहीं करते, किस में, तो H2O का यूज़ नहीं करते फोटोसिंथेसिस में। तो H2O के प्लेस पर ये किसका यूज़ करते हैं, तो H2S का करते हैं। और H2S का यूज़ करके यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो किससे प्रोड्यूस होती है, नो, ये देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता ही नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एनएरोबिक बैक्टीरियाज। तो ये ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस तो करते हैं लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर के प्लेस पे H2S का यूज़ करते हैं और यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती। तो ये जो यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये कैसे होते हैं, एनएरोबिक, जो बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकते हैं। ये एक इक्वेशन दी थी हम जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6CO2 प्लस 12H2O, लाइट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बनेगा C6H12O6, 6H2O निकलेंगे, साथ में 6O2 निकलेगा। इसके बाद में अब हम देखने जा रहे हैं कि जो फोटोसिंथेसिस होती है उसकी साइट क्या है और इसमें यूज़ होने वाले पिगमेंट्स क्या है। तो सबसे पहली बात आपको पढ़ता है, हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था कि जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है कि ग्रीन पार्ट में होती है, लेकिन ग्रीन पार्ट में क्यों होती है, क्योंकि जो ग्रीन पार्ट होती है वहाँ पर है मीजोफिल सेल्स और इस मीजोफिल सेल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। तो हमें एक चीज़ क्लियर हो गई है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो लीफ की मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में होती है और इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, तो इस क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है हमारा क्लोरोफिल, जो किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में। अब जो क्लोरोप्लास्ट है उसके पास में क्या होते हैं, मेम्ब्रेनस सिस्टम होते हैं। यदि आप लोगों को याद आ रहा होगा तो क्लोरोप्लास्ट हमारा डबल मेम्ब्रेनस होता है जो हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा है। साथ ही साथ इसके पास में ग्रेना होता है, स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा लेमेला होता है और एक जो फ्लूइड होता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। मैं यहाँ पर एक आपको सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाकर बता रही हूँ, ध्यान से देखना। ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट है ये है हमारा डबल मेम्ब्रेनस। इसके अंदर ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, यदि ये सिंगल है तो इसको हम कहते हैं थाइलेकॉइड। क्या कहते हैं इसको, थाइलेकॉइड कहते हैं। जब ये थाइलेकॉइड बंच बना लेते हैं तो इस बंच को हम कहते हैं ग्रेनम या ग्रेना। और ये दो थाइलेकॉइड्स के बीच में जो एक ब्रिज का काम करता है उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा लेमा, यानी ये हमारे दोनों थाइलेकॉइड के बीच में किसी भी प्रकार का जो है ट्रांसपोर्टेशन उसका काम करता है, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा लेमेला। ठीक है, अब इसके बीच में इस तरह से कुछ लिक्विड भरा होता है जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स, और ये जो मैट्रिक्स है इसका नाम है स्ट्रोमा। इसका नाम क्या है, स्ट्रोमा। अब ध्यान से एक चीज फिर से देखो, हम जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो दो स्टेप्स में कंप्लीट होती है। एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। तो जो ग्रेना वाला पार्ट है उस ग्रेना वाले पार्ट में होती है लाइट रिएक्शन
और जो स्ट्रोमा वाला हमारा पार्ट है वहाँ पर होती है डार्क रिएक्शन। अब ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्या होती है हम आगे देखेंगे। हमें बस इतना याद रखना है कि जो ग्रेना है वहाँ पर लाइट रिएक्शन होती है और जो स्ट्रोमा है वहाँ पर डार्क रिएक्शन होती है। चलिए आगे देखते हैं। इसने सेम यही वाली बात बताई है जो मैंने आपको बता चुकी हूँ कि जो ईच ग्रेनम इज अ ग्रुप ऑफ मेंबर ब्राउन से कॉल्ड थैलेकॉइड। मतलब जो थाइलेकॉइड का बंच है उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेनम। और ये कहाँ पर होता है, तो ये कंटेन लीफ पिगमेंट्स, मतलब इसके अंदर लीफ के जो पिगमेंट्स होते हैं जैसे क्लोरोफिल ए हो गया, क्लोरोफिल बी हो गया, जेंथोफिल हो गया, कैरोटेनॉइड्स हो गए, ये सारे के सारे किसके अंदर होते हैं, तो थाइलेकॉइड्स के अंदर होते हैं। अब ये जो मेम्ब्रेन है, मतलब अभी हमने जो पढ़ा कि ग्रेनम होता है, तो ये जो ग्रेनम का काम क्या है, तो अब भी मैंने जस्ट बताया था कि ये लाइट रिएक्शन करता है। और देखो यही एनसीईआरटी की लाइन है। लाइन क्या है, द मेम्ब्रेन सिस्टम ट्रैप लाइट एनर्जी एंड सिंथेसिस एटीपी एंड NADH+H+। अब एक चीज याद रख लो, मैंने बोला कि फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में होती है। कौन सी 2 स्टेप में होती है, एक लाइट रिएक्शन में होती है और एक डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होगी और जो हमें क्या बनाकर देगी, तो एनर्जी बनाकर देगी। और किस फॉर्म में देगी, तो एटीपी और NADH+H+ के फॉर्म में बनाकर हमें देगी। तो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या है, एटीपी और NADH+H+ है। अब नीचे सेम वही लाइन लिखी है जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो स्ट्रोमा है उसमें एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है और वो हमें शुगर बना के देता है। और ये शुगर जो है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, तो स्टार्च के फॉर्म में। और इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, तो डार्क रिएक्शन कहते हैं। इट मीन्स कि स्ट्रोमा में क्या बन रहा है, शुगर बन रहा है और किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, स्टार्च के फॉर्म में। और इस प्रोसेस को हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। तो हमें यहाँ से 2 चीज क्लियर हो गई। जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ पर होती है, ग्रेनम में होती है। और जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ होती है, स्ट्रोमा में होती है। लाइट रिएक्शन में क्या बनता है, तो एटीपी और NADPH+H+ बनता है। और डार्क रिएक्शन जो स्ट्रोमा में होती है उसमें शुगर बनता है जो किस फॉर्म में स्टोर रहता है, स्टार्च के फॉर्म में रहता है। जो लाइट रिएक्शन है, अब देखो एक नोट करने वाली लाइन जो हमेशा एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछी जाती है। डार्क रिएक्शन के बारे में ये बात कर रहा है। उसने कहा कि डार्क रिएक्शन को हम कार्बन रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट बनता है और कार्बोहाइड्रेट में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। इसलिए इसको हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं, कार्बन रिएक्शन कहते हैं। अब ये जो डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि ये डार्क में होती है, अंधेरे में होती है। इसका मतलब ये होता है कि ये लाइट के एब्सेंस में होती है। जब लाइट नहीं होगा तब कौन सी होगी, डार्क रिएक्शन होगी। और डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करती है। इट डज नॉट मीन दैट दे अकर इन डार्कनेस और दैट दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट, कि ये लाइट डिपेंडेंट नहीं है। ये लाइट डिपेंडेंट है क्योंकि ये लाइट के कांटेक्ट में डायरेक्ट नहीं होती, बट लाइट से बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उस पर ये डिपेंड करती है। आ जाओ जरा आप देखते हैं पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पिगमेंट्स की। तो पिगमेंट्स क्या है, तो ये एब्जॉर्ब किए जाते हैं। और किससे एब्जॉर्ब किए जाते हैं, तो ये वेवलेंथ से एब्जॉर्ब किए जाते हैं। और कौन से वेवलेंथ से एब्जॉर्ब किए जाते हैं, तो सन से आने वाली जो वेवलेंथ है उससे हम इसको एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे हम इसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक्सपेरिमेंट किस पे करेंगे, तो हम करेंगे क्रोमेटोग्राफी। जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी के लिए एक पेपर लिया जाता है और लीफ से निकलने वाला जो एक्सट्रैक्ट होता है उसको इसके ऊपर डाल दिया जाता है। जब हम इसको डालते हैं तो हमें पिगमेंट्स कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। यदि क्लोरोफिल ए है तो वो क्रोमेटोग्राफी पे किस कलर से दिखाई देगा, ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर से। यदि क्लोरोफिल बी है तो वो येलो ग्रीन कलर से दिखाई देगा। यदि जेंथोफिल है तो वो येलो कलर दिखाई देगा। और यदि कैरोटेनॉइड्स है तो येलो टू येलो ऑरेंज। मतलब हमने एक क्रोमेटोग्राफी की स्ट्रिप ली, स्ट्रिप के ऊपर हमने लीफ से जो निकलने वाला एक्सट्रैक्ट है उसको डाला
और देखा कि ये थोड़ी देर में कलर जो है ये फैल जाते हैं, तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल्स और कैरोटीनॉइड्स ये अपने अलग अलग कलर दिखाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रूर याद रखना कि कौन सा पिगमेंट कौन सा कलर शो करता है। अब आपको एक चीज़ याद आ रही होगी कि जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी खरीदते समय हमें, जब हम शोरूम में जाते हैं तो कहते हैं कि आप अपनी गाड़ी में कुछ एसेसरीज लगा लीजिए। एसेसरीज का मतलब होता है कि जो हो तो भी काम चलेगा और ना हो तो भी काम चलेगा। तो जो एसेसरीज होती है वैसे ही हमारे प्लांट में भी एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। और ये एसेसरी पिगमेंट्स का काम क्या होता है, तो इनका काम होता है जो लाइट है, यानी सन की जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब करना, डिफरेंट वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करना और किसको ट्रांसफ़र कर देना, क्लोरोफिल ए को ट्रांसफ़र करना। तो आपको एसेसरी पिगमेंट का फंक्शन पता होना चाहिए। तो एसेसरी पिगमेंट का फंक्शन होता है लाइट से, जो लाइट से आने वाली वेवलेंथ है उससे एनर्जी को ट्रैप करना और किसको ले जाकर दे देना, क्लोरोफिल ए को ले जाकर दे देना। ये तो इसका पहला है। और दूसरा इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है प्रोटेक्शन करना। किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, क्लोरोफिल ए को। किससे कर रहा है, फोटो ऑक्सीडेशन से। फोटो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, क्लोरोफिल ए बहुत ही नाजुक सी चीज़ है। यदि इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखा जाए तो ये डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस करने लायक होगा ही नहीं। तो ये पिगमेंट्स क्या करते हैं, ये बीच में होता है क्लोरोफिल ए और इसके चारों तरफ इस तरह से जो है वो प्रेजेंट होते हैं हमारे एसेसरी पिगमेंट्स और ये सन से आने वाली लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और जो ये लाइट जो इन्हें लगती है कि हाँ ये सही वेवलेंथ की है, ये किसको ले जाकर पहुंचा देते हैं, क्लोरोफिल ए को। तो एसेसरी पिगमेंट के दो फंक्शन है, पहला फंक्शन है सोलार एनर्जी को ट्रैप करना और दूसरा फंक्शन है जो क्लोरोफिल ए है उसको फोटो ऑक्सीडेशन से बचाना। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम जो है वो उसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद में अब हम यहाँ पर जो कुछ ग्राफ दिख रहे हैं, तो ये ग्राफ में हमें ये दिखा रहा है कि जो जितने वेवलेंथ की लाइट होगी, जैसे यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये वेवलेंथ की लाइट कम हो गई, फिर वेवलेंथ की लाइट हाई हो गई, तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। ये हमें ये वाला ग्राफ दिखा रहा है। यहाँ पर ये जो ब्लू कलर से ये दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये क्लोरोफिल ए है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि क्लोरोफिल ए का जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ गया है, मतलब 700 की जब हम एनएम की लाइट लेते हैं तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो हाई होती है। यानी क्लोरोफिल जो है यदि ज़्यादा वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो हाई होगी। अब हम फोटोसिंथेसिस में जो पिगमेंट्स है उसको शो करने के लिए दो फोटो सिस्टम का यूज़ करते हैं। इसको हम कहते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। अब एक इम्पॉर्टेंट लाइन जहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनता है, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बनेगा, पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज इनटू टू फोटो सिस्टम कॉल्ड फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम सेकेंड। ये बन गया स्टेटमेंट फर्स्ट। अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या बनेगा, दिस आर नेम्ड इन द सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी। तो दोनों सही है क्योंकि हमने जो फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम सेकेंड नाम रखा है वो किसी और रीजन से नहीं रखा, बस उसको इस हिसाब से रखा है कि इसकी डिस्कवरी जिसे न, फोटो सिस्टम फर्स्ट की डिस्कवरी पहले हुई थी इसलिए इसको फर्स्ट रख दिया, फोटो सिस्टम सेकेंड की बाद में हुई थी इसलिए इसको हमने सेकेंड रख दिया। अब ये जो फोटो सिस्टम है इनका काम होता क्या है, तो ये जो फोटो सिस्टम है इनके पास में होते हैं क्लोरोफिल ए और एसेसरी पिगमेंट्स। ठीक है, तो फोटो सिस्टम के पास में क्या है, क्लोरोफिल ए है और एसेसरी पिगमेंट्स है। अब ये जो एसेसरी पिगमेंट्स है वो कैसे अरेंज होते हैं, ये बीच में होता है सेंटर में क्लोरोफिल ए और उसके बाजू में यहाँ पर इस तरह से लगे होते हैं, चारों तरफ में क्या लगे होते हैं, एसेसरी ऑर्गन। और ये एसेसरी जो पिगमेंट्स है, इस एसेसरी पिगमेंट को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं LHC और LHC का मतलब होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस।
बीच में सेंटर में क्या है, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए के चारों तरफ क्या है, क्लोरोफिल बी हो सकता है, जेंथोफिल हो सकता है, कैरोटीनॉइड्स हो सकते हैं, बहुत सारे पिगमेंट्स हो सकते हैं जिसको हम कहते हैं LSC, या फिर हम इनको कहते हैं एंटीना। ये कहलाते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है उसमें सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए के एक मॉलिक्यूल को छोड़कर लाइट हार्वेस्टिंग में सारे के सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सिंगल क्लोरोफिल ए एक्ट एज अ रिएक्शन सेंटर। अब मैं इसको फिर से आपको बता रही हूँ कि रिएक्शन सेंटर क्या होता है। ये बीच में है यहाँ पर क्लोरोफिल ए, क्या है ये, क्लोरोफिल ए, और इसके बाजू में क्या है, LHC। LHC मतलब क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये जो बीच वाला सेंटर है, ये वाला, इस बीच वाले सेंटर को हम क्या कहते हैं, रिएक्शन सेंटर। और इस रिएक्शन सेंटर में कौन प्रेजेंट होता है, तो उसमें होता है क्लोरोफिल ए। अब दो तरह के हमने फोटो सिस्टम पढ़े, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। तो जो फोटो सिस्टम फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर है वो किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, तो वो 700 nm की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, P700। रिएक्शन सेंटर समझ में आ गया। रिएक्शन सेंटर में क्या होता है, क्लोरोफिल ए। अब ये जो क्लोरोफिल ए है, यदि वो 700 nm की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, P700। और यदि यही वाला जो सेंटर है यानी रिएक्शन सेंटर है वो यदि 680 nm की लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, P2 680 है ना, यानी P680 के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो ये हमने फोटो सिस्टम्स पढ़ लिए, यहाँ पर हमने रिएक्शन सेंटर पढ़ लिए। हमने देखा कि जो PS1 है उसका रिएक्शन सेंटर किस लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो 700 nm की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। हमने देखा कि जो PS2 है उसका जो रिएक्शन सेंटर है वो किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो वो हमारा करता है 680 nm की लाइट को वो एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ तक हमने फोटो सिस्टम्स भी पढ़ लिए, हमने पिगमेंट्स भी पढ़ लिए, हमने यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट है वो सारे भी कंप्लीट कर लिए। अब हम कल के लेक्चर में देखने वाले हैं लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, उसके बाद में हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट देखेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इसको कंटिन्यू जरूर देखते रहिए, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही साथ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।